पोजीशन वेक्टर के लिए तो हमेशा ओरिजिन से रेफर विच इज इक्वल टू क्यू वेक्टर और पी क्यू वेक्टर। हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे आप सब लोग। लास्ट क्लास हमारी वेक्टर्स के बारे में हुई थी। वेक्टर्स का जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन हमने लास्ट क्लास में किया था और जैसा मैंने बोला था कि जैसे जैसे आगे की क्लासेस आएंगी हम वेक्टर्स का अलजेब्रा को सीखेंगे कि वेक्टर्स के साथ डील कैसे करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में भी हम लोग पहले ये सीखेंगे कि वेक्टर लिखते कैसे हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, या मान लो किसी वेक्टर का किसी एक एक्सिस के अलोंग एंगल दिया है तो उसको इन वेक्टर फॉर्म कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। और आपने देखा होगा कि लास्ट वाली क्लास में हमने दो इंपॉर्टेंट वेक्टर की बात करी थी, यूनिट वेक्टर की बात करी थी और किसी वेक्टर के मॉडुलस या उसके मैग्नीट्यूड की बात करी थी। ठीक है, तो एक बार आप पुराने अपने नोट्स देखेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा कि हमने बात करी थी मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर एंड यूनिट वेक्टर ऑफ अ वेक्टर, तो एक उसकी भी बात करेंगे आज की क्लास में। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आज की क्लास में व्हाट इज पोजीशन वेक्टर। ठीक है, वैसे तो नाम से क्लियर है कि किसी पार्टिकल की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू जब ओरिजिन देखी जाती है तो एक लाइन खींच ली जाती है और उसी लाइन को बोल दिया जाता है उस पार्टिकल का उस पोजीशन पे पोजीशन वेक्टर। फॉर एग्जांपल, मान लो कोई पार्टिकल कहीं मूव कर रहा है प्लेन के अंदर, फॉर एग्जांपल एक्स वाई प्लेन अज्यूम कर लेते हैं, लेट्स कॉल दिस टू बी वाई एक्सिस एंड लेट्स कॉल दिस टू बी एक्स एक्सिस, और पार्टिकल प्लेन में मूव कर रहा है। अच्छा, प्लेन में मूव कर रहा है तो किसी टाइम टी पे जब मैंने पार्टिकल को देखा तो पार्टिकल किसी पी पॉइंट पे था। पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं, लेट्स से एक्स कॉमा वाई। पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्योंकि एक्स वाई प्लेन में तो क्या हो जाएंगे, एक्स कॉमा वाई। यस और नो, ये आप छोटी क्लासेस से भी करते आ रहे हैं। जैसे 10th क्लास में भी जब आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो आप किसी भी पॉइंट का एक एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं जिसको अब्सिस्सा बोल दिया जाता था और उसका एक वाई कोऑर्डिनेट लिखते थे जिसको आप लोग ऑर्डिनेट बोलते थे। तो जब पार्टिकल प्लेन में मूव कर रहा है तो ये उसका अब्सिस्सा पता है, मुझे उसका ऑर्डिनेट पता है। अब मुझसे पूछा जा रहा है कि उसका पोजीशन वेक्टर बताइए क्या होगा। तो पोजीशन वेक्टर बताने का मतलब ये है कि आप उस पॉइंट को ओरिजिन के साथ एक स्ट्रेट लाइन के साथ ज्वाइन कर दीजिए और ये जो वेक्टर बना है आपके पास इसी को बोल दिया जाता है उस पार्टिकल का उस टाइम पे उस जगह पे पोजीशन वेक्टर। ठीक है, ये हमारे पास ओरिजिन है तो पोजीशन वेक्टर को लिखने का तरीका है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर को लिखने का तरीका है, कल भी बताया था कि जब भी कोई वेक्टर लिखा जाता है तो पहले वो लेटर लिखा जाता है जहां से वो स्टार्ट हुआ है, बाद में वो लेटर लिखा जाता है जहां पे वो एंड हो रहा है। तो इसमें भी अगर देखो तो ओ पॉइंट से ये स्टार्ट हुआ है यानी ओ पॉइंट पे इसका टेल है और पी पॉइंट पे इसका हेड है। तो हम लिखेंगे पोजीशन वेक्टर को क्या नाम देंगे, ओ पी, और ऊपर याद रखेंगे वेक्टर डालना होता है। तो ये जो ओ पी वेक्टर है ये पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है किसी टाइम टी पे जब वो पी पॉइंट पे है। ठीक है, तो मैं लिखूंगा ओ पी वेक्टर। लेकिन अब इसको इधर तो मैंने वेक्टर लिख दिया लेकिन इसको वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो याद करिए कल हमने 3 बेस वेक्टर की बात करी थी या ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर की बात करी थी, एक बार पीछे क्लास में देख लीजिए। मैंने बोला था पार्टिकल एक्स एक्सिस के लॉन्ग जितना मूव करता है उसको आई कैप के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, पार्टिकल वाई एक्सिस के लॉन्ग जितना मूव करता है उसको हम जे कैप के साथ, एंड पार्टिकल जेड एक्सिस के लॉन्ग जितना मूव करता है उसको हम के कैप के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। यस और नो, है ना। कल वाली क्लास एक बार देख लीजिए, वहां पे मैंने ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर या 3 बेस वेक्टर की बात करी थी, आई कैप जे कैप और के कैप। वो जो आई कैप जे कैप के कैप थे उनको बेस वेक्टर या यूनिट वेक्टर अलोंग द 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस हमने बोला था। ठीक है, अब यहाँ पे भी अगर मुझे ओपी वेक्टर लिखना है तो मुझे ये साफ साफ दिख रहा है कि पार्टिकल अगर किसी पी पॉइंट पे जिसका अबसीसा एक्स है, अबसीसा एक्स होने का मतलब ये कि पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलोंग एक्स यूनिट मूव किया है। मैं रिपीट कर देता हूं इस चीज को, इसका मतलब ये है कि पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलोंग एक्स यूनिट मूव किया है। तो अगर एक्स यूनिट मूव किया है तो इस वेक्टर का जो एक्स कंपोनेंट हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स यूनिट मूव किया है, और एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है दैट इज आई कैप। तो ये इस वेक्टर का मैंने एक्स कंपोनेंट लिख दिया। एक्स कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड कितना है, एक्स, और उस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है दैट इज आई कैप। सिमिलरली इसी पॉइंट को देख के बताइए कि पार्टिकल वाई एक्सिस के लॉन्ग कितना मूव किया है या वर्टिकल के लॉन्ग कितना मूव किया है। तो आप जरा देखिए तो इसका ऑर्डिनेट कितना है, वाई। तो इसका मतलब ये कि पार्टिकल वाई एक्सिस के लॉन्ग ऊपर की डायरेक्शन में कितने यूनिट मूव किया है, वाई। अब यहां पे एक एडिशन का साइन डालेंगे और लिखेंगे पार्टिकल वाई एक्सिस के लॉन्ग वाई यूनिट मूव किया है, और वाई एक्सिस के लॉन्ग जो यूनिट वेक्टर हम लोग यूज करते हैं दैट इज जे कैप। तो ये जो चीज मैंने लिख दी है इसी को बोलते हैं उस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर।
ठीक है, बहुत सिंपल है, आपको बस उसकी पोजीशन का अब्सीसा ऑर्डिनेट और अगर z कोऑर्डिनेट भी पता है तो वो भी साथ में लिख लेना है। ठीक है, बस उसका कोऑर्डिनेट्स पता है तो आप उसका पोजीशन वेक्टर बड़ा इजीली बता सकते हो। और याद रखेंगे पोजीशन वेक्टर हमेशा ओरिजिन से देखा जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको बोलूं कि कोई पार्टिकल है और वो किसी टाइम t पे मैंने देखा xy प्लेन के अंदर, और मुझे दिखा, लेट्स से मैंने बोल दिया आपको 2,4 पे दिखा। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोल दिया कि वो पार्टिकल मुझे 2,4 पे दिखा, उसका पोजीशन वेक्टर बताइए। तो आपने कहना है कि इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट तो लाइक दिस करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये ओरिजिन है, ये वो पॉइंट है, इस पॉइंट को लेट से मैं पी पॉइंट बोल देता हूँ। तो मैं बोलूंगा कि पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर ग्राफ में ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसका टेल होता है ओरिजिन पे और जिसका हेड होता है उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे पार्टिकल है। अब अगर मुझे ओपी वेक्टर लिखना है तो कैसे लिखूंगा, ओ पी वेक्टर इज इक्वल टू इसका एक्स एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस 2 साथ में आई कैप, इसका वाई एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस साथ में जे कैप। यस और नो? ठीक है, तो मुझे लगता है कि यहां तक की कहानी आपको क्लियर हो गई होगी। बस सिंपली हमने ये सीखा है कि किसी पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट पता है तो उसका पोजीशन वेक्टर कैसे लिखा जाता है। बहुत आसान है, एक्स कोऑर्डिनेट इंटू वाई कैप, वाई कोऑर्डिनेट इंटू जे कैप, अगर जेड कोऑर्डिनेट भी होता तो इंटू के कैप, अगर कोई पॉइंट स्पेस में है यानी 3 डिमेंशन में है तो साथ में जेड कोऑर्डिनेट भी आ जाता। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हमें पोजीशन वेक्टर लिखना आ गया किसी पार्टिकल का, तो आगे सीखते हैं हम उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे लिख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात तब आती है कि जैसे पार्टिकल को आपने किसी टाइम t पे देखा तो वो p पॉइंट पे था, किसी टाइम t या t1 पे देखा तो किसी पॉइंट p पे था, t2 टाइम पे देखा तो पार्टिकल पहुंच गया किसी q पॉइंट पे। तो वो बोलता है कि t2 माइनस t1 टाइम में, यानी इस टाइम इंटरवल में पार्टिकल ने कितना डिस्प्लेस किया, तो वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करता है। ठीक है, तो देखते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल ये वाई एक्सिस ले लेते हैं, ये एक्स एक्सिस ले लेते हैं। आसानी के लिए फॉर द मोमेंट मैं 2 डिमेंशन में बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर 3 डिमेंशन में भी बात होगी तो साथ में एक जेड कंपोनेंट और ऐड हो जाएगा, और कोई टफ उसमें कोई भारी भरकम काम नहीं है, बस साथ में एक जेड कंपोनेंट और आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं। मान लेते हैं कि मैंने पार्टिकल को किसी टाइम टी पे देखा और पार्टिकल किसी पी पॉइंट पे था, और पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है लेट्स से x1 कॉमा y1, क्योंकि पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में तो सिर्फ एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होंगे, जेड कोऑर्डिनेट को हम 0 कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, एंड कुछ टाइम बाद देखा तो पार्टिकल किसी क्यू पॉइंट पे पहुंच गया था, इसके कोऑर्डिनेट थे x2 कॉमा y2। यहां तक सिंपल है। ठीक है, किसी टाइम t पे देखा पार्टिकल p पॉइंट पे था, उसके कुछ टाइम बाद देखा तो पार्टिकल q पॉइंट पे था। अब मुझसे पूछा जा रहा है कि इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखिए। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखने के लिए बोल रहा है, तो मतलब डिस्प्लेसमेंट आपने इन जनरल पता होगा, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट और स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। तो अगर ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ दोनों को एक स्ट्रेट लाइन के साथ ज्वाइन करके मैं बोल दूंगा ये इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, कोई भी वेक्टर लिखने का तरीका क्या होता है, उसका पहले टेल वाला लेटर लिखते हैं P, फिर उसके हेड वाला लेटर लिखते हैं Q, तो ये बन जाएगा PQ वेक्टर। ये बन जाएगा PQ वेक्टर। और PQ वेक्टर को मैं बोलूंगा PQ वेक्टर इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। PQ वेक्टर इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ द पार्टिकल। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखने का तरीका सीखेंगे सब लोग। PQ वेक्टर इज इक्वल टू फाइनल पॉइंट, यानी कि जो Q पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट माइनस जो इनिशियल पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट इनटू आई कैप। अंडरस्टैंड? सिमिलरली फाइनल पॉइंट यानी कि y2, उसका y कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल पॉइंट का y कोऑर्डिनेट दैट इज y1 इनटू j कैप। तो दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू राइट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल। ठीक है, किसी पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट पे चल के गया तो वो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस मांग रहा है या स्ट्रेट लाइन वेक्टर मांग रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसके x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस इनटू आई कैप, उसके y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस इनटू जे कैप। ठीक है, और डायरेक्शन क्या होगी, अगर मैंने पी क्यू वेक्टर लिखा है तो डायरेक्शन होगी अलोंग पी क्यू, यानी पी से क्यू की तरफ डायरेक्शन होगी इसकी। अंडरस्टैंड? अब इसमें बहुत अंतर है कि आप पी क्यू वेक्टर फाइंड कर रहे हैं या क्यू पी वेक्टर फाइंड कर रहे हैं, है ना, इस बात में फर्क है। तो हम आगे जाके देखेंगे कि इन दोनों की डायरेक्शन अलग अलग होगी बट मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा। ओके, तो एक बार मैं अभी तक के लिए बता देता हूं कि अभी हमने सिर्फ इतना सीखा है कि पोजीशन वेक्टर किसी पार्टिकल का कैसे लिखते हैं और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किसी पार्टिकल का कैसे लिखा जाता है। अंडरस्टैंड?
तो पोजीशन वेक्टर के लिए तो हमेशा ओरिजिन से रेफरेंस देखा जाता है। ओके, लेकिन जब भी हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात कर रहे हैं तो हम लोग एक इनिशियल पॉइंट होता है, एक फाइनल पॉइंट होता है, फाइनल पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट इनटू आई कैप, फाइनल पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल पॉइंट का कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट इनटू जे कैप, और जेड भी होता तो क्या करते, फाइनल पॉइंट का जेड कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल पॉइंट का जेड कोऑर्डिनेट इनटू के कैप आ जाता है ना, क्योंकि हमारे पास जेड एक्सिस के अलोंग कौन सा यूनिट वेक्टर होता है, के कैप। ठीक है, तो अभी आप मुझे लगता है सीख गए होंगे कि पोजीशन वेक्टर कैसे लिखना है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे लिखना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन करते हैं इसी पे बेस जो अभी हमने सीखा है। अभी हमने सीखा है कि पोजीशन वेक्टर कैसे लिखते हैं और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे लिखते हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। कहता है एक पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट पी, पार्टिकल ने पी पॉइंट से स्टार्ट किया और पी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट भी दिया है, वाई कोऑर्डिनेट भी दिया है और जेड कोऑर्डिनेट भी दिया है, एंड रीचेस द पॉइंट क्यू, और क्यू पॉइंट का भी एक्स कोऑर्डिनेट भी दिया है, वाई कोऑर्डिनेट भी दिया और जेड कोऑर्डिनेट भी दिया है। तो देखते हैं पूछ क्या रहा है। पूछ रहा है राइट द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पार्टिकल। देखो पार्टिकल पी पॉइंट पे तो तब का पोजीशन वेक्टर लिखा जाएगा, पार्टिकल क्यू पॉइंट पे है तब का पोजीशन वेक्टर लिखा जाएगा। यस और नो? ठीक है, इस बात से एग्री करते हो सब लोग? तो देखिए सबसे पहले करते हैं पार्ट ए को। कह रहा है पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर लिखिए। पहले जो वो पी पॉइंट पे, तो पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ओ पी वेक्टर। ये मैं ए वाला पार्ट अटेम्प्ट कर रहा हूँ। ओपी वेक्टर, ओपी वेक्टर अभी आपको बताया था कि ओरिजिन के विद रिस्पेक्ट टू देखा जाता है, बस उसका एक्स कोऑर्डिनेट उठाइए इनटू आई कैप कर दीजिए, उसका वाई कोऑर्डिनेट उठाइए इनटू जे कैप कर दीजिए और उसका जेड कोऑर्डिनेट उठाइए इनटू के कैप कर दीजिए। ये देखिए मैंने एक पोजीशन वेक्टर लिख दिया जब पार्टिकल पी पॉइंट पे था। अब दूसरा पोजीशन वेक्टर लिखना है जब पार्टिकल क्यू पे पहुंच गया। तो पोजीशन वेक्टर हमेशा विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन देखा जाता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ओ क्यू वेक्टर। अब जब पार्टिकल क्यू पॉइंट पे तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, 4 इंटू आई कैप। पार्टिकल जब क्यू पॉइंट पे तो उसका वाई कोऑर्डिनेट कितना, 5 इंटू जे कैप प्लस 6 इंटू के कैप। तो फर्स्ट पार्ट को एक बार देख लीजिए दोबारा से आप भी, अगर आपने भी इसको कैलकुलेट किया तो आंसर मैच कर लीजिए। अभी तक मैंने सिर्फ दोनों के पोजीशन वेक्टर लिखे हैं, जब पार्टिकल पी पे है और जब पार्टिकल क्यू पे है। सेकंड पार्ट में वो हमसे पूछ रहा है राइट द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ द पार्टिकल। अब वो कह रहा है ठीक है पोजीशन वेक्टर आपने लिख दी, अब बताइए इनके डिस्प्लेसमेंट, इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा। यानी जब वो पी से क्यू पे पहुंचा है तो पी और क्यू वाला जो वेक्टर बना जिसको हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोल रहे हैं, एक बार पीछे देख लीजिए। जब पार्टिकल पी से क्यू पे जाता है तो ये जो वेक्टर होता है इसी को तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं। तो नेक्स्ट मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखने जा रहा हूँ। पार्ट बी अटेम्प्ट करते हैं, और पार्ट बी अटेम्प्ट करने के लिए हमें लिखना है पी क्यू वेक्टर। अब पी क्यू वेक्टर लिखने के लिए मैंने बताया आपको कि फाइनल पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट। देखिए फाइनल पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 4, और इनिशियल पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 3, सॉरी 1। तो मेरे पास आ जाएगा 4 माइनस 1 इंटू आई कैप प्लस फाइनल पॉइंट का y कोऑर्डिनेट इज 5 एंड इनिशियल पॉइंट का y कोऑर्डिनेट इज 2 इंटू जे कैप प्लस फाइनल पॉइंट का z कोऑर्डिनेट इज 6 एंड इनिशियल पॉइंट का z कोऑर्डिनेट आप देख रहे हैं 3 इंटू के कैप। तो वी गेट पी क्यू वेक्टर इज इक्वल टू 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप। तो ये जो मेरे पास पी क्यू वेक्टर बना है दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, एक बार पूरे क्वेश्चन को दोबारा से नजर मार लीजिए, देख लीजिए इसको ध्यान से कि क्या क्या पूछा था और उसको कैसे कैसे हमने निकाला, कैसे कैसे कैलकुलेट किया है। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर का मतलब ओरिजिन से देखे जाने वाला वेक्टर। ठीक है, चाहे पी पॉइंट का देखोगे तो ओपी वेक्टर, क्यू पॉइंट का देखोगे तो ओ क्यू वेक्टर, वो हमेशा विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन देखा जाता है। एंड डिस्प्लेसमेंट वो बताएगा कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का डिस्प्लेसमेंट बताइए कितना है। अंडरस्टैंड? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और करते हैं। इसमें क्या कह रहा है, अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 4 यूनिट इन एक्स वाई प्लेन मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस, एक्सप्रेस द वेक्टर इन टर्म्स ऑफ बेस वेक्टर्स। वो कह रहा है कि इस वेक्टर को इन टर्म्स ऑफ आई कैप जे कैप लिखिए। उसने सिर्फ उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताया और ये बताया कि वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है। अब याद करिए हमने कल वाली क्लास में देखा था कि किसी भी वेक्टर का अगर मुझे एंगल पता है ना एक्स एक्सिस के साथ या हॉरिजॉन्टल के साथ या इवन वर्टिकल के साथ भी, तो मैं उस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट भी लिख सकता हूं, मैं उस वेक्टर का वाई कंपोनेंट भी लिख सकता हूं। अगर मुझे किसी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट भी पता है, वाई कंपोनेंट भी पता है और वो वेक्टर एक्स वाई प्लेन में, तो मैं वो वेक्टर भी लिख सकता हूं। तो हमसे एक्चुअली ये पूछ रहा है कि ठीक है मान लो कोई ए वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड वो कह रहा है कि कितना दे रखा है
4 यूनिट्स, ठीक है। और थीटा जो बना रहा है वो एक्स एक्सिस के साथ वो कितना बना रहा है, लेट्स से 30 डिग्री। सिर्फ इतना इन्फॉर्मेशन दिया है। वो कह रहा है इसका पहले एक्स कंपोनेंट निकाल लो, वाई कंपोनेंट निकाल लो, फिर उसको इन वेक्टर फॉर्म रिप्रेजेंट भी करो, यानी आई कैप जे कैप की टर्म में भी रिप्रेजेंट करो, ठीक है। अब याद करिए, मैंने कल आपको बताया था कि मान लीजिए आपके पास कोई वेक्टर ए वेक्टर है, ए वेक्टर है, और वो यहाँ पे थीटा एंगल बना रहा है, तो इस तरफ इसका एक एक्स कंपोनेंट आता है जिसको ए एक्स बोल देते हैं। और अगर ये एंगल थीटा एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है, तो ये वाला जो कंपोनेंट आता है, इस कंपोनेंट को बोल दिया जाता है ए कॉस थीटा। और इस तरफ इसका वाई कंपोनेंट आता है जिसको बोल दिया जाता है ए साइन थीटा। याद करिए, यस और नो। एक बार पीछे कल वाली क्लास के नोट्स देख लीजिए, वहां पे मैंने आपको सिखाया था कि किसी वेक्टर को रिजॉल्व कैसे करते हैं दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस में, ठीक है। तो ये वाला जो कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट आता है उसको बोल देते हैं ए कॉस थीटा, वाई वाला कंपोनेंट ए साइन थीटा, क्योंकि एंगल किसके साथ बन रहा है, एक्स एक्सिस के साथ। ये भी बताया था कि जिसके साथ एंगल बनता है उसके साथ कॉस वाला कंपोनेंट आता है, उसके परपेंडिकुलर वाले के साथ साइन वाला कंपोनेंट आता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे उसने बोल ही रखा है कि एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है, तो एक्स एक्सिस वाला क्या आ जाएगा, ए कॉस थीटा, दूसरा वाला आ जाएगा ए साइन थीटा। अब आगे बढ़ते हैं। अब ए एक्स पहले मुझे निकालना है कि कितना है, तो ए एक्स इज इक्वल टू, और यहाँ पे ये जो चीज लिखी जाती है दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और वो तो दे ही रखा है कि वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 4 यूनिट। इसका मतलब ए एक्स आ जाएगा 4 इंटू कॉस 30। तो वी गेट ए एक्स इज इक्वल टू 4 कॉस 30 की वैल्यू √3/2, और वी गेट 2√3। तो यानी कि मैंने एक्स कंपोनेंट उस वेक्टर का फाइंड कर लिया है। अब y कंपोनेंट फाइंड करते हैं, तो ए वाई इज इक्वल टू उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड दैट इज 4 इंटू साइन थीटा, यानी कि साइन 30। ओके, और साइन 30 की वैल्यू यू नो वेरी वेल 1/2 विच इज इक्वल टू 2। ये आ गया ए वाई। तो मैंने उस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट भी फाइंड कर लिया और मैंने उस वेक्टर का वाई कंपोनेंट भी फाइंड कर लिया। जब मुझे किसी वेक्टर का एक्स कोऑर्डिनेट भी पता है, वाई कोऑर्डिनेट भी पता है, या मतलब एक्स कंपोनेंट भी पता है, वाई कंपोनेंट भी पता है, तो अगला काम तो बहुत आसान है उस वेक्टर को लिखना। यानी कोई वेक्टर है, उसका मुझे एक्स कोऑर्डिनेट भी पता है, उसका वाई कोऑर्डिनेट भी पता है, तो वेक्टर लिखना तो बहुत आसान है। अभी तो सीखा हमने, ठीक है। तो मैं लिखूंगा, जो मेरे पास ए वेक्टर बनेगा वो बन जाएगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट इनटू आई कैप और उसका वाई कोऑर्डिनेट इनटू जे कैप। ऐसे तो लिखते थे किसी वेक्टर को, कल भी सीखा था ये। तो मेरे पास आ जाएगा ए वेक्टर इज इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट, देखो कितना आया है 2√3, दिस इज 2√3 आई कैप, और वाई कोऑर्डिनेट देखो कितना आया है 2 इंटू जे कैप। तो यही हमसे वो पूछ रहा था कि एक बार उस वेक्टर को इन टर्म्स ऑफ बेस वेक्टर रिप्रेजेंट कर दीजिए। बस आपको उसका मैग्नीट्यूड पता है और एंगल पता है। तो ध्यान से देख लीजिए दोबारा से इस क्वेश्चन को पूरी तरह से। एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकालना है, वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकालना है, ठीक है। हर बार ऐसा नहीं है कि एक्स के साथ कॉस आएगा और हर बार ऐसा नहीं है कि वाई कोऑर्डिनेट के लिए साइन आएगा। आपको एंगल देखना है कि वो एंगल किसके साथ बना रहा है। अगर वो एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है तो कॉस वाला एक्स कोऑर्डिनेट देगा, वाई एक्सिस के साथ बना रहा है तो फिर कॉस वाला वाई कोऑर्डिनेट देगा, है ना। ये हमने कल वाली क्लास में भी बार बार इस चीज को एम्फेसाइज किया था, बार बार इसके बारे में बात करी थी। अंडरस्टैंड। तो होपफुली ये आपको क्लियर हुआ होगा कि किसी वेक्टर का एंगल और मैग्नीट्यूड पता हो तो भी हम उसको उसका एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट निकाल सकते हैं और उसको इन टर्म्स ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगली इंपॉर्टेंट चीज सीखते हैं कि अगर मुझे वेक्टर इन टर्म्स ऑफ बेस वेक्टर पता है और मुझे बोला जाए कि इसका मैग्नीट्यूड निकालो, मैग्नीट्यूड को इन जनरल मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर भी बोल देते हैं। तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर के बारे में कल भी बात करी थी। इट इज द magnitude it is the magnitude or length of a vector, मैग्नीट्यूड और लेंथ ऑफ अ वेक्टर, ये इसके बारे में हमने कल भी बात करी थी, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, एक वेक्टर लेते हैं 3 डायमेंशन में, इन जनरल एक वेक्टर लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लो मैंने एक वेक्टर ए वेक्टर कंसीडर किया। अब अगर ए वेक्टर है तो 3 डायमेंशन में तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी होगा, वाई कोऑर्डिनेट भी होगा और जेड कोऑर्डिनेट भी होगा, यस और नो। तो एक्स कोऑर्डिनेट भी इन जनरल कुछ ले लेते हैं, वाई भी ले लेते हैं, जेड भी ले लेते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं लेते, उसको लिखने का तरीका होता है। एक्स कोऑर्डिनेट को मैं लिख रहा हूँ ए सबस्क्रिप्ट एक्स और साथ में आई कैप तो आएगा ही, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग आएगा। सिमिलरली ए वाई इंटू जे कैप, सिमिलरली ए जेड इंटू के कैप। तो मैंने इन जनरल एक वेक्टर ले लिया। ये वेक्टर कुछ भी हो सकता है, पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, कुछ भी, वेलोसिटी वेक्टर, एक्सेलरेशन वेक्टर, फोर्स वेक्टर, मोमेंटम वेक्टर, एनीथिंग। इन जनरल हमें वेक्टर दिखने में कुछ ऐसा सा दिखता है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट इंटू आई कैप, उसका वाई कोऑर्डिनेट इंटू जे कैप, उसका जेड कोऑर्डिनेट इंटू के कैप।
अब अगर किसी ने मुझे ये वेक्टर दिया और बोला कि इसका मैग्नीट्यूड निकालो या इसका मॉडुलस फाइंड करो, तो ध्यान से देखेंगे मॉडुलस कैसे फाइंड करते हैं। हम लिखने का तरीका तो कल भी बता दिया था कि ए वेक्टर इस तरीके से जब दोनों साइड बार लगा दी जाती हैं तो इसका मतलब होता है कि हम उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं। फाइंड कैसे करते हैं? अब लगाएंगे स्क्वायर रूट उसके एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस उसके वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस उसके z कोऑर्डिनेट का स्क्वायर। ये सिंपलेस्ट वे है किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड या किसी वेक्टर का मॉडुलस निकालने का। और मैग्नीट्यूड या मॉडुलस उस वेक्टर का क्या देता है मुझे? उस वेक्टर की लेंथ या उस वेक्टर का न्यूमेरिकल वैल्यू, कि उस वेक्टर के अंदर कितनी ताकत है, कितनी पावर है। ठीक है, जैसे फोर्स 10 न्यूटन, तो जो 10 है ना वो उस फोर्स का मैग्नीट्यूड है, ये 10 न्यूटन उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, उसकी ताकत है। ठीक है, ओके। तो बहुत आसान है। और याद रखेंगे कि अगर यहाँ पे कहीं भी, अभी तो मैंने सारे साइन पॉजिटिव लिए हैं, लेकिन मान लो यहाँ पे माइनस साइन है, प्लस साइन है, तो वो साइन भी आप ब्रैकेट के अंदर ले लेंगे। ठीक है, हालांकि उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आप स्क्वायर कर रहे हैं, तो वो साइन पॉजिटिव हो नेगेटिव हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप याद रखेंगे कि वो साइन भी वेक्टर के कंपोनेंट के साथ ही जुड़ा हुआ है, तो उसको भी कंसिडर कर लेना इन मैग्नीट्यूड। अंडरस्टैंड? ओके। तो मुझे लगता है मॉडुलस निकालना बहुत आसान है। एक एग्जांपल भी कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक वेक्टर मैंने आपको दिया, ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 1k कैप। तो अगर मैं आपको ये वाला वेक्टर देता हूँ, मैं बोलता हूँ इसका मैग्नीट्यूड निकालो, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने का मतलब आपने निकालना है a मॉड विच इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर दैट इज 4, 3 का स्क्वायर दैट इज 9, 1 का स्क्वायर दैट इज 1। तो इसका आंसर आ जाएगा √14 यूनिट्स। मैं बोलूंगा इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है या इस वेक्टर की जो लेंथ है दैट इज √14 यूनिट्स है। अंडरस्टैंड? तो इस तरीके से हम किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ओके, ये है हमारे लिए इंपॉर्टेंट पार्ट आज का, दैट इज यूनिट वेक्टर ऑफ अ वेक्टर। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसी भी तरीके से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसका यूनिट वेक्टर निकालिए या इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालिए, या अगर ये यूनिट वेक्टर है तो इस कांस्टेंट की या अननोन की वैल्यू पता करिए। हम एक दो क्वेश्चन भी करेंगे इस पे बेस्ड, लेकिन इसको बहुत ध्यान से समझेंगे सब लोग। यूनिट वेक्टर कल मैंने जब डिफाइन किया था तो मैंने बोला था यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है, नाम में छुपा हुआ कि यूनिट वेक्टर है, तो एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। ठीक है, यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? 1। मान लो मेरे पास कोई वेक्टर ए वेक्टर है, तो उसका यूनिट वेक्टर लिखने का तरीका होता है, मुझे क्या फाइंड करना है? ए कैप। मुझे क्या फाइंड करना है? ए कैप। जैसे हम आई कैप, जे कैप, के कैप बोलते थे, उनको भी मैंने कल क्या बोला था? ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, यानी आई कैप, जे कैप, के कैप ये भी यूनिट वेक्टर हैं, बट इनका मैग्नीट्यूड कितना है? 1। ठीक है, सिमिलरली अगर इन जनरल भी कोई वेक्टर मुझे दिया हुआ, जैसे अभी मैंने एक वेक्टर लिया था 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 1k कैप, तो वो भी एक वेक्टर, उसका भी यूनिट वेक्टर फाइंड किया जा सकता है। ठीक है, तो इन जनरल मान लो मेरे पास एक वेक्टर है, उस वेक्टर को लिख लेता हूं, लेट्स से ax i कैप, ay j कैप एंड az k कैप, और मुझे बोला जाता है कि इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करिए। तो एक्चुअली वो मुझसे पूछ क्या रहा है? मुझसे पूछ रहा है कि a कैप फाइंड करिए। तो सिंपलेस्ट तरीका है ए कैप फाइंड करने का। जब भी आपको ए कैप चाहिए तो आपने क्या करना है? वो वेक्टर न्यूमरेटर में, कल भी सिखाया था ये फॉर्मूला, और नीचे उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड अभी पीछे वाली स्लाइड में हमने सीखा कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। यस और नो? ठीक है, तो करते हैं इसको। तो मेरे पास आ जाएगा, ऊपर तो मैंने न्यूमरेटर में तो वो पूरा का पूरा वेक्टर लिख देना है। तो मेरे पास आ जाएगा ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, और नीचे आ जाएगा उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड। और ए का मैग्नीट्यूड लिखने का बहुत सिंपलेस्ट तरीका है, स्क्वायर रूट, अभी पीछे सीखा था, ए एक्स का स्क्वायर, ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। ठीक है, एक बार देख लेंगे सब लोग कि ए कैप लिखा कैसे जाता है। ए कैप लिखने का तरीका है, न्यूमरेटर में वो वेक्टर जिसका यूनिट वेक्टर फाइंड किया जाता है, और डिनोमिनेटर में उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जिसका यूनिट वेक्टर फाइंड किया जाता है। और यूनिट वेक्टर की वही डायरेक्शन होती है जो ओरिजिनल वेक्टर की होती है, क्योंकि मैं बोल रहा हूं यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर है, मतलब यूनिट वेक्टर भी एक वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड तो 1 होगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन वही होगी जो ओरिजिनल वेक्टर ए वेक्टर की है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि ए वेक्टर और ए कैप में क्या डिफरेंस है। ए वेक्टर और ए कैप में बस इतना सा डिफरेंस है कि इसका मैग्नीट्यूड की मुझे गारंटी नहीं है, मैं गारंटी नहीं दे सकता कि 1 होगा कितना होगा, लेकिन यूनिट वेक्टर की मैं गारंटी दे सकता हूं कि इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा जब आप इसको फाइंड कर लेंगे। ठीक है, हालांकि डायरेक्शन दोनों की सेम होगी, ए वेक्टर की भी वही डायरेक्शन होगी और ए कैप की भी वही डायरेक्शन होगी। ठीक है, सो
जब भी आप मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे दैट मस्ट बी इक्वल टू 1 एंड डायरेक्शन ऑफ ए कैप इज सेम एज दैट ऑफ ए वेक्टर। अंडरस्टैंड? ये 2 से 3 चीजें आप याद रखेंगे कि ए वेक्टर की डायरेक्शन और ए कैप की डायरेक्शन सेम होती है, बट ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो सकता, नहीं भी हो सकता, मुझे नहीं पता, लेकिन ए कैप का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होगा बिकॉज इट्स अ यूनिट वेक्टर। अंडरस्टैंड? चलिए, यूनिट वेक्टर भी लिखना मुझे लगता है आप सीख गए हैं, मॉडुलस निकालना भी सीख गए हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, एक क्वेश्चन करते हैं और फाइंड द यूनिट वेक्टर। देखिए क्वेश्चन की फॉर्म में भी आ गया, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर दिस। वो कह रहा है इस वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर फाइंड करिए। भाई इस वेक्टर की डायरेक्शन में इसका खुद का ही तो यूनिट वेक्टर होगा। अंडरस्टैंड? कह रहा है कि यूनिट वेक्टर फाइंड करिए इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर दे दिया, तो इस वेक्टर की डायरेक्शन में इसका खुद का यूनिट वेक्टर होगा। तो मतलब अगर मुझे ए वेक्टर दिया है दैट इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 1k कैप, तो एक्चुअली पूछना क्या चाह रहा है? पूछना ये चाह रहा है कि ए कैप फाइंड करिए। और ए कैप फाइंड करने का भी मैंने आपको तरीका सिखाया था, ऊपर वो पूरा का पूरा वेक्टर न्यूमरेटर में, नीचे उसका मैग्नीट्यूड। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। ए कैप मुझे चाहिए विच इज इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ऊपर पूरा का पूरा वेक्टर लिख देते हैं, दैट इज 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 1k कैप। यही लिखते हैं, इसी तरीके से लिखते हैं। डिवाइड बाय इसका इसी का खुद का मैग्नीट्यूड, दैट इज स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1। तो क्या आ जाएगा मेरे पास? 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 1k कैप एंड होल डिवाइड बाय रूट 14। आप रूट 14 को सेपरेटली इनके नीचे अलग अलग से भी लगा सकते हैं, तो आपके पास ए कैप दिखने में कुछ ऐसा सा दिखेगा, 2 अपॉन रूट 14 आई कैप, 3 अपॉन रूट 14 जे कैप प्लस 1 अपॉन रूट 14 के कैप। तो मेरे पास ये आ गया यूनिट वेक्टर जो कि ए वेक्टर की ही डायरेक्शन में है, जो कि उसने क्वेश्चन में मेरे से डिमांड करी थी। ठीक है, तो ए कैप कुछ इस तरह का दिख रहा है, ए वेक्टर कुछ इस तरह का दिख रहा है। दोनों की मैंने बोला डायरेक्शन सेम है, बट इसका मैग्नीट्यूड तो रूट 14 है। इस ए कैप का जब आप मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो दैट इज गारंटीड 1 आएगा, क्योंकि इसको बोला ही यूनिट वेक्टर गया है। ठीक है, तो इसका आप मैग्नीट्यूड फाइंड करके भी देख सकते हैं, वो हमेशा 1 आता है। अंडरस्टैंड? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन समझ आ गया होगा होपफुली आपको। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है अ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन हैज इट्स y कंपोनेंट इक्वल टू 5 रूट 2 न्यूटन, फाइंड इट्स x कंपोनेंट। ठीक है, कह रहा है एक फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड बता रखा है कि जिसका एक्चुअल मैग्नीट्यूड कितना है 10 न्यूटन, और उसका x कोऑर्डिनेट बता रखा है कि कितना है। ठीक है, उसका x कोऑर्डिनेट के बारे में बोल रखा है 5 रूट 2 न्यूटन, फाइंड इट्स x कंपोनेंट। तो एक्चुअली ये मैग्नीट्यूड जो भी हमने सीखा ना कि किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं, उससे होने वाला क्वेश्चन है। मान लेता हूं कि मेरे पास जो फोर्स वेक्टर है वो कुछ इस तरीके से लिखा होगा। अगर उसका x कंपोनेंट और y कंपोनेंट है तो उसका एक x कंपोनेंट रहा होगा और इसका एक y कंपोनेंट रहा होगा। यस और नो? ठीक है, अब अगर इस फोर्स वेक्टर का मैं मैग्नीट्यूड फाइंड करता हूं तो उसको लिखने का तरीका क्या होता है? मेरे पास आ जाएगा एफ एक्स, दिस इज एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर। अगर जेड कंपोनेंट बी होता तो उसको भी लिखता। ठीक है, अब वो कह रहा है कि उसका एफ वाई कंपोनेंट दिया हुआ है, एफ एक्स कंपोनेंट निकालना है, यानी सॉरी उसका एक्स कंपोनेंट निकालना है, और मैग्नीट्यूड भी दे रखा है। मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है? 10 न्यूटन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स कंपोनेंट मुझे पता करना है, एफ एक्स का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट दे रखा है 5 रूट 2 न्यूटन का स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वेयरिंग करेंगे तो ये बन जाएगा 100, इधर आ जाएगा एफ एक्स का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा 25 इंटू 2 दैट इज 50। तो मेरे पास यहां से आ रहा है एफ एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 50, दैट इज एफ एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 50, या मैं बोल सकता हूं कि एफ एक्स इज इक्वल टू रूट 50 ओके न्यूटन, ऐसे भी बोला जा सकता है। ओके, या फिर थोड़ा सा और आगे बढ़े तो इसको लिख सकते हैं रूट 25 इंटू 2, 25 का रूट 5 होता है, तो एफ एक्स इज ऑल्सो 5 रूट 2 न्यूटन। ठीक है,
तो यहाँ पे भी मैंने इसका एक्स कंपोनेंट फाइंड करने के लिए जो टेक्निक लगाई है वो कौन सी टेक्निक लगाई है, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर वाली। तो यहाँ पे देखो स्टार्ट ही मैंने कहाँ से किया, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन था, एक्स कंपोनेंट नहीं पता था, वाई पता था, तो मैंने मैग्नीट्यूड वाला टेक्निक लगाया, वहां से उसका एक्स कंपोनेंट आ गया। यस और नो? ठीक है, एक बार देख लीजिए इस क्वेश्चन को दोबारा से, कहीं पे कोई दिक्कत हो तो। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, find the angle made by the vector with x axis if its x component and y component are इक्वल। तो अगर आप पीछे वाले क्वेश्चन में देखो तो उसका x कंपोनेंट भी उतना ही था, y कंपोनेंट भी उतना था, और मुझे अगर ये जानना हो कि उस वेक्टर का किसी एक्सिस के साथ एंगल, तो वो भी जान सकते हैं। और अगले ही क्वेश्चन में उसने यही क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, देखिए, फाइंड द एंगल मेड बाय द वेक्टर, मतलब वो हमसे एंगल जानना चाह रहा है जो कि x एक्सिस के साथ कोई वेक्टर बना रहा है, और दिया हुआ है कि उसका x कंपोनेंट और उसका y कंपोनेंट इक्वल है। ठीक है, अब दोबारा से फिर उस एनालिसिस में जाते हैं जो हमने कल भी सीखा था और आज भी बात कर रहे थे कि एक्स वाई प्लेन में एक वेक्टर है और वो वेक्टर लेट से ऐसे करके थीटा एंगल बना रहा है। उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेट से a ले लेते हैं। ठीक है, वेक्टर को a ले लेते हैं और उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, a। ठीक है, तो इसका x कंपोनेंट आपको बड़ा अच्छे से पता हो गया होगा अब तो, कि इसको लिख सकते हैं a cos थीटा, और इधर वाले कंपोनेंट को लिख सकते हैं a y इज इक्वल टू a sin थीटा। अब क्वेश्चन में जो कहा जा रहा है आप उसको एक बार ध्यान से सुनिए। मैं बार बार क्लास में यही कहता हूं, इफ यू रीड द क्वेश्चन केयरफुली हाफ ऑफ द जॉब इज डन। आप एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए, आपका आधा काम आसान हो जाता है। ठीक है, उसने जो जो बोला कि एंगल फाइंड करना है, और जो बोल रहा है, बोल क्या रहा है कि उसका एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट के बराबर है। तो भाई मुझे तो पता है ना कि अगर कोई वेक्टर एंगल थीटा बनाता है एक्स एक्सिस के साथ, तो उसका एक्स कंपोनेंट क्या होता है, वाई कंपोनेंट क्या होता है। बस उसकी बात सुनिए, अपना दिमाग मत लगाइए। वो कह रहा है कि एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट के बराबर है, तो बराबर कर देते हैं। इसमें क्या है, ए एक्स इज इक्वल टू ए वाई कर देते हैं। अब एक्स कंपोनेंट क्या होता है, ए कॉस थीटा, और वाई कंपोनेंट क्या होता है, ए साइन थीटा। ठीक है, ए से ए दोनों साइड कैंसिल, कॉस थीटा को इधर ले जाइए तो मेरे पास आ जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये बन जाएगा टेन थीटा, ये बन जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू 1। और टेन थीटा की वैल्यू 1 कहां पे होती है, जब थीटा की वैल्यू पाई/4 या 45 होती है। इसका मतलब ये हुआ कि थीटा की वैल्यू है 45 डिग्री। अंडरस्टैंड, इसका मतलब ये वाला जो वेक्टर है वो y एक्सिस के साथ भी 45 बना रहा है और x एक्सिस के साथ भी 45 एंगल बना रहा है। ठीक है, तो इस रिजल्ट को आप याद भी रख लीजिए, आगे इन फ्यूचर भी आप जब इस तरह के क्वेश्चंस के साथ डील करेंगे कि वो बोलेगा ये वेक्टर 45 एंगल बना रहा है, तो बस दिमाग में एक ही बात बिठा लेनी कि अगर किसी वेक्टर का x और y के साथ किसी के भी साथ भी 45 का एंगल बन रहा है, इसका मतलब उसका x कंपोनेंट भी उतना ही होगा और उसका y कंपोनेंट भी उतना ही होगा। दोनों कंपोनेंट इन मैग्नीट्यूड बराबर होंगे, डायरेक्शन तो ऑब्वियसली नहीं हो सकती, मैग्नीट्यूड में दोनों कंपोनेंट बराबर होंगे। तो आप क्या देखिए, मैंने यहाँ पे मैग्नीट्यूड ही बराबर करे हैं। अंडरस्टैंड, यहाँ पे मैंने डायरेक्शन की बात नहीं करी है। ओके ओके, तो होपफुली आज की क्लास में हमने जो बात करी है यूनिट वेक्टर की, मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर की, है ना, ये सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। आज की क्लास में बस इतना ही डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और बात करेंगे डायरेक्शन कोसाइंस की, और थोड़ा सा स्टार्ट कर देंगे कि वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा का मतलब वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं, वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन, फिर वो आगे हमारा काम स्टार्ट हो जाएगा। ओके, आज की क्लास में इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच।